नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। और जिस समय हम ये लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, उस समय एक बड़ी घटना टेलीविज़न पर्दों पर देख रहे हैं। ये बड़ी घटना है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो दिल्ली के थे, अरविंदर सिंह लवली, जो 2 बार दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे। इनके अलावा पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान, पूर्व एमएलए नसीब सिंह समेत कांग्रेस के 5 बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में हैं। हरदीप पुरी और दूसरे नेताओं की मौजूदगी में, विनोद तावड़े वगैरह की मौजूदगी में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा एक और बड़ी घटना हुई है। उड़ीसा के पुरी से जो चुनाव लड़ रही थी कांग्रेस के टिकट पर, उन्होंने टिकट वापस भेज दिया और उन्होंने कहा है कि पार्टी फंड ही नहीं दे रही है। अब ये तीसरा कांग्रेस के लिए हादसा है। पहला सूरत, दूसरा इंदौर, तीसरा पुरी। और कांग्रेस में अंदरूनी तौर पर क्या हालात हैं, ये अमरिंदर सिंह लवली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कही। उन्होंने कहा कि बस समय आने दीजिए, बहुत लंबी कतार है जो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर लगने वाली है कांग्रेस की तरफ से। मतलब जो बात प्रमोद कृष्णम ने कही है कि 4 जून के बाद भारतीय जनता पार्टी भर्ती केंद्र खोले और बड़े पैमाने पर लोग जो हैं वो टूट करके दूसरे दलों से, कांग्रेस से बीजेपी में आएंगे। उन्होंने तो एक बात और कह दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को रायबरेली से नहीं, रावलपिंडी से चुनाव लड़ना चाहिए। वो पाकिस्तान में बहुत लोकप्रिय हैं, तो वहां से उनको चुनाव लड़ना चाहिए। कई मुद्दे हैं, उन पर चर्चा करेंगे। और एक तो मैं समझता हूं कि राहुल गांधी की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। पिछले कुछ दिनों से इनके जो राष्ट्रीय महासचिव हैं और मीडिया विभाग के प्रभारी हैं जयराम रमेश, वो चेस की बात कर रहे थे, शतरंज की बात कर रहे थे, शतरंज के खिलाड़ी बता रहे थे राहुल गांधी को। और ये कह रहे थे कि अभी तो कुछ और चालें चली जाएंगी। और राहुल गांधी ने भी हाल में एक इंटरव्यू देते हुए कुछ शेख ही बघारी थी और विश्वनाथन आनंद का, गैरी कास्परोव का, इनके इनके नाम लेते हुए कुछ बातें कही थी। अब कास्परोव जो है रिटायरमेंट के बाद रूस में नहीं रहते हैं, रूसी खिलाड़ी हैं लेकिन अमेरिका में रहते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पर भारत में जो कुछ इस समय हो रहा है, जो कुछ घट रहा है, यानी चुनाव हो रहा है, उसको कैसे बहुत बारीक नज़र से देखा जाता है, कास्परोव के एक ट्वीट से पता चलता है। उन्होंने राहुल गांधी को सलाह दे दी है कि पहले रायबरेली जीत लो, उसके बाद फिर जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं उनकी बात करना या उनसे मुकाबले की बात करना। और बाद में उन्होंने थोड़ा-सा एक इसको नॉर्मलाइज़ करने के लिए एक और ट्वीट किया कि मेरे मज़ाक को उम्मीद है कि भारत में हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा चुनाव में और इसको कूल वे में लिया जाएगा। लेकिन जो होना होता है वो तो हो गया है। मेरे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं, पटना से अभिषेक तिवारी। उनको जोड़ कर के आजकल जो कुछ घटनाक्रम चल रहा है, ज़रा उस पर थोड़ी-सी चुटकी हम भी लेते हैं। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। ओशियन नेटवर्क के सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। आपको बहुत-बहुत प्रणाम सर। बहुत आपका अभिनंदन, स्वागत। ये जो कुछ हो रहा है कांग्रेस में, तो भगदड़ मच गई है। और 3 का तो मैंने उल्लेख अभी किया ही है कि सूरत, इंदौर और अब पुरी, 3 जी। जगह तो इनके प्रत्याशी ही एक तरीके से भाग खड़े हुए। हुँ, और राहुल गांधी कितना भागे हैं, पहले अमेठी से वायनाड भागे, फिर वायनाड से भाग करके अब रायबरेली आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुटकी ले रहे हैं। और जो इनके खैर ख्वाह हैं, जो इनके शुभ चिंतक हैं, जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं,
जो वामपंथियों और कांग्रेसियों का ही नगाड़ा बजाने की कोशिश करते रहते हैं, वो भी कहीं न कहीं हताश और निराश हैं। अभी मैं एक आवाज़ सुनवाऊँगा, थोड़ी देर बाद सुनवाऊँगा, लेकिन अभी तो आपसे शुरुआत कर लूँ। रवीश कुमार भी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि इनको अमेठी जाना ही चाहिए और उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। और अब जब वो अमेठी नहीं गए और रायबरेली चले गए, तो उनके सुर बदल गए। उन्होंने कहा कि अमेठी जाने से भी क्या होने वाला था। इस तरह की लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस में पूरी तरीके से अभी से ये मान लिया गया है कि हार रहे हैं और मोदी जी आ रहे हैं। एक घबराहट, एक असुरक्षा का भाव। नहीं, बिल्कुल सर, असुरक्षा का भाव है, घबराहट है, फ्रस्ट्रेशन है, वो सब है। सिर्फ वही नहीं है सर, एक खबर आपसे लगता है मिस होगी क्योंकि एक आदमी कहाँ-कहाँ कितने खबर देखेगा। लोकतंत्र लगभग खत्म होते-होते लखनऊ में बचा है। लखनऊ के जो उम्मीदवार थे समाजवादी पार्टी के, उन्होंने गलत पर्चा भर दिया था। आखिरी दिन पता चला कि एनओसी जमा ही नहीं किया गया, पर्चे पर लिख दिया गया। फिर अखिलेश यादव के पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा गए और पर्चा खारिज होने से बचाया। अब आप समझिए इस प्रकार के मिस्टेक्स, वो भी लखनऊ सीट से हो जाती तो फिर तो लोग यही कहते कि भाई लोकतंत्र खतरे में आ गया। इनके प्रत्याशियों को पर्चा दाखिल करना नहीं आता सर। अब आते हैं राहुल गांधी की अमेठी और रवीश कुमार पे। तो आपकी इजाजत से थोड़ा रवीश कुमार की आत्मा को प्रवेश कराते हैं, बहुत ज़रूर, आवश्यक है सर। ज़रूर। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। स्मृति ईरानी भाग रही है, राहुल गांधी से डरी हुई है। जिस प्रकार से कांग्रेस काम कर रही है, जिस प्रकार से कांग्रेस आईटी सेल हमलावर है, स्मृति ईरानी को कुछ सूझ नहीं रहा है। हमारी मित्र प्रज्ञा मिश्रा ने दिखाया कि अमेठी में कोई विकास नहीं हुआ। उसके बाद कोई बैकग्राउंड में बोला होगा, अरे सर 65 साल से यही है, तो टोन बदला। अमेठी जाके भी क्या होता, वहां का विकास का हाल तो आपने पहले ही देखा है प्रज्ञा मिश्रा के कैमरे पे। अमेठी के बजाय रायबरेली से ही चुनाव लड़ते हैं। किंतु सर आप ये समझिए कि अचानक से जो रायबरेली में स्मृति ईरानी पे जिस प्रकार से रायबरेली ये पहुंचे और स्मृति ईरानी अमेठी लड़नी है, और जिस प्रकार से इंडिविजुअल टारगेट हो रहा है, पंचिंग बैग स्मृति ईरानी बनी है, वो क्यों बनी है? मैं आपके दर्शकों के लिए विशेष कुछ रिसर्च कर रहा था आज के शो के लिए। बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर भी अमेठी से चुनाव लड़ चुके हैं। इन कांग्रेसियों की बदतमीजी देखिए, उनकी जाति को लेकर टारगेट किया गया, पर्सनल अटैक करते हुए नारा दिया गया, छुरा लेके बाल बनाओ, वापस तुम बिहार जाओ। यही आपको सिखाया गया, यही आपकी सुचिता है, यही आपकी नैतिकता है। जो जो गांधी परिवार, नेहरू परिवार के सामने आया वो समाप्त। कल हमारे साथ अनुपम मिश्रा सर थे रात्रिकालीन सत्र में, और हम यही बात कर रहे थे कि सारे परिवार की बात हो रही है, तो जिसका सरनेम चुराया फिरोज गांधी, वो कहां है? फिरोज गांधी का परिवार कहां है? एक परिवार तो आप यहां अपने आप को स्वयं बताते हैं, किंतु उनके दूसरे पक्ष के लोग कहां हैं? चाचा होंगे, चचेरे भाई होंगे, भतीजा होगा, कोई तो होगा। कभी पर्शियन फैमिली रहती थी प्रयागराज में, अब नहीं है कोई भी। कब्र पे स्थिति यह है कि अब वो नाम मिटने को है, लेकिन राजीव गांधी स्मारक आज भी जिंदा है। जवाहरलाल नेहरू जी का दिल्ली में बहुत बड़ा म्यूजियम बनाया गया, स्मारक स्थल, इंदिरा गांधी जी के लिए अलग से। अमेठी की चली जाइए, सड़कों की दुर्गति है सर। सॉरी, रायबरेली में, अमेठी में तो बहुत सुधार। रायबरेली के जो स्पेसिफिक मानक हम तय करते हैं, शिक्षा, इलेक्ट्रिसिटी, सड़क, स्वास्थ्य, ये उत्तर प्रदेश के टॉप 10 शहरों में कहीं भी नहीं टिकता, उन किसी भी मानकों पे नहीं तय। और 70 साल से ये इनकी खानदानी सीट है। तो क्या किया रायबरेली में भाई आपने? आज भी सड़कों पे धूल है, गरीबी हद से ज्यादा है,
उससे कहीं अच्छा कानपुर है। लखनऊ तो चूंकि चलिए राजधानी है, बनारस चले जाइए, बलिया चले जाइए, आजमगढ़ चले जाइए, मैनपुरी चले जाइए, उससे बेहतर नजर आए। मैनपुरी इटावा की तो बात करना बेमानी हो जाएगी। ये सब मैं 2 टियर सिटी की बात नहीं कर रहा हूं, नोएडा और गाजियाबाद इनकी बात नहीं कर रहा हूं। यही हाल 2014 तक 19 तक अमेठी का भी था। क्या किया स्मृति ईरानी ने? बदलाव शुरू किया। दो अंतर आपके दर्शकों को समझाता हूं। स्मृति ईरानी 2014 में चुनाव हारी, भागी नहीं, अमेठी में डटी रही। 201 रुपए का इंश्योरेंस आता है, 2 लाख रुपए का, वो सरकार ने शुरू में योजना शुरू की थी। अमेठी में रैंडम लोगों को अपने जेब के पैसों से 200 रुपए का सबका इंश्योरेंस करवाया। वो डटी रही अमेठी में। एक समय लगा था जब दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ी थी कि उनका राजनीतिक कैरियर समाप्त हो जाएगा। और 2014 में भी भविष्य सुनहरा नहीं था सर। गोल्डन स्पून के साथ स्मृति ईरानी पैदा नहीं हुई है। 2014 में भी वो अमेठी जैसा टफेस्ट सीट दिया गया और वो हारी भी। लेकिन जो किस्मत से वो जीतता है जिसके अंदर अथक परिश्रम करने की प्रबल इच्छा शक्ति होती है, उस अथक परिश्रम का परिणाम है कि आसमान में उन्होंने सुराग किया, अमेठी में राहुल गांधी को हराया। उसके बाद राहुल गांधी ने क्या किया? पलट के 5 साल कभी अमेठी वापस नहीं आया और अब तो संभावना भी जाती रही। ये एक कोर डिफरेंस है, एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, एक फुल टाइम पॉलिटिशियन के बीच में। वायनाड से जीते, चलिए वायनाड भी 5 साल नहीं गया, समझ में आता है, लेकिन अमेठी में प्रयास किया जा सकता था। ये सारे दरबारी पत्रकार पिछले 2 हफ्ते से अमेठी में स्मृति ईरानी को हरा रहे थे। कल पहले कहा कि रणछोड़ दास, फिर बोला गया होगा। एक शेर भी पढ़ता हूं सर, बड़ा अच्छा शेर है आपके दर्शकों के लिए। जरूर जरूर। खान मार्केट गैंग के पास खड़े एक कुत्ते ने पूछा पत्रकारों से, कहां से सीखी अनोखी अदा दुम दबाने की? उन्होंने हंस के सिगरेट का छल्ला फूंकते हुए कहा, मैडम इजाजत कहां देती हैं दुम मिलाने की? तो ये जो स्थिति है, ये जो एक बौखलाहट है, कांग्रेस सेपरेशन की तरफ बढ़ रही है। आज अरविंदर सिंह लवली का जो आपने जिक्र किया ना सर, हम लोग इसी चैनल पर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप मेरे चैनल पर भी इसको लेकर के डिस्कस कर चुके हैं। पंजाब में एक तूफान आने वाला है, एक सुनामी आने वाली है और ये 2 साल के अंदर आएगा और लोग अवाक हो जाएंगे। एक्सेप्टेंस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वो तमिलनाडु से पहले वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा पंजाब में। इस हो बात को चुका, लोग, मैं वही वहां कह रहा बहुत हूं, तेजी से हो चुका है। मैं वही कह रहा हूं सर, ये जो स्थितियां बन रही है, कांग्रेस क्लूलेस है, न कैडर है, न जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर इनके कैंडिडेट के लिए कोई प्रतिनिधि बूथ पर है, न कोई पर्ची देने वाला है। कांग्रेस है ही कहां जी। ये जो कांग्रेस की पोल पट्टी दूसरे तरीके से भी खुल रही है। आज एक खबर आई है, खबर ये है कि तेलंगाना से एक अरुण रेड्डी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जी जो डी फेक वोट वीडियो सर्कुलेट किया था अमित शाह का, ये इसी कांग्रेसी नेता अरुण रेड्डी ने तैयार किया था। जी और जो दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट है, उसकी कस्टडी में आज अदालत ने इसको दे दिया है पूछताछ करने के लिए। मतलब हताशा का आलम ये है कि आप पार्टी के नेताओं के द्वारा जो टॉप मोस्ट लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी की, यानी प्रधानमंत्री के बाद तो आजकल अमित शाह जो गृह मंत्री भी हैं और जो पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्हीं का नाम लिया जाता है। आप उनके वक्तव्य, उनके वीडियो, उनके स्टेटमेंट के साथ भी छेड़छाड़ करने पर आमादा हो गए हैं। ये तो अरुण रेड्डी से जब पूछताछ होगी, और इससे पहले दर्शक जानते हैं कि गुजरात से भी 2 लोग गिरफ्तार किए गए थे। एक जो कांग्रेस की आईटी सेल के लिए काम करता है और दूसरा आम आदमी पार्टी के लिए काम करता है।
एक हिमंता बिस्वा शर्मा ने गिरफ्तार कराया था असम से, वो भी कांग्रेस की आईटी सेल के लिए काम करता है। और ये जो बंदा गिरफ्तार किया गया है तेलंगाना से, अरुण रेड्डी, ये भी कांग्रेस के लिए ही काम करता है। यानी कांग्रेस इतनी हताश और निराश हो चुकी है कि अब फेक वीडियो का सहारा लेगी। ये तो इनके चलन में है ना सर। कल एक और खबर तो आई, कांग्रेस ने क्लीन चिट दे दिया रोहित वेमुला इशू को लेकर के। मैं स्मृति ईरानी की फिर बात करूंगा। याद कीजिए सर, रोहित वेमुला को लेकर के इनका पूरा इकोसिस्टम, वो जिनको दुम हिलाने तक की आजादी नहीं है, वो खान मार्केट गैंग का मीडिया हाउस, रोहित वेमुला की आत्महत्या केस पर किस प्रकार से स्मृति ईरानी पर हमलावर था। उनका मंत्री पद, उस वक्त भाजपा भी नई नई आई थी, इनकी रणनीति को, इनके छद्म को, इनके चाल को, इनके झूठ को समझ नहीं पाई। स्मृति ईरानी से उनका मंत्रालय ले लिया, क्योंकि वो मूलभूत स्ट्रक्चर में बदलाव कर रही थी। अब मैं आता हूं एक और, जो आपने आईटी सेल के फेक न्यूज के बारे में बात की। 2019 के लोकसभा चुनाव जब संपन्न हो गए, मोदी सरकार वापस आ गई, तो लेफ्ट इकोसिस्टम ने एक मीटिंग की। उसमें द प्रिंट के शेखर गुप्ता ने एक बात कही थी कि मीडिया को अभी से अगले 5 साल तक हाफ ट्रूथ, अर्ध सत्य या झूठ या भ्रम फैलाने वाले ओपिनियन सेक्शन में जाकर के आर्टिकल्स मोदी सरकार के विरोध में लिखने शुरू कर। अगर कांग्रेस को सत्ता में वापस चाहते हैं आप, दर्शक चाहे तो गूगल कर सकते हैं इस न्यूज को, मैं अभी भी यहीं बैठा हूं। आप समझिए कि ये लोग कहते हैं कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कहां पहुंच गया। अरे भाई, इस देश की प्रेस फ्री कब ही थी? तुम लोग तो मानसिक गुलाम हो। तो जिस देश का मीडिया झूठ फैलाने में लगा हुआ है, वो इस पूरे अमित शाह जी के डीप फेक वीडियो का फैक्ट चेक कैसे करता? मोहम्मद जुबीर कैसे करता? वो तो खुद ही सर्कुलेट कर रहा था, उसने भी तो सर्कुलेट किया। अब रही बात कि आम आदमी पार्टी या ये कांग्रेस को क्यों लगा, देखिए सर, ये ट्विटर ट्रोल पार्टी हो गई है। मैं जहां पे इन दिनों ग्राउंड सर्वे करने जाता हूं धूप में, गांव गांव में, उनमें से 1% लोग भी सर ट्विटर यूज नहीं करते। सर, चुनाव ट्विटर पर नहीं लड़ा जाता। ट्विटर पर नैरेटिव जो फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, वो संभव नहीं है मोदी को हराएगा। मोदी को हराने के लिए आपके पास कुछ कॉन्क्रीट होना चाहिए। नरेंद्र मोदी को हराने के लिए आपके पास मोदी से बेहतर विजन होना चाहिए। लेकिन ट्रोल्स ऑफ द ट्रोल, जब मोदी जी जब बोलेंगे, तब तो इनके विशेष स्थान में बहुत दिक्कत होती है। सॉरी, मैं इन प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं करता, लेकिन आप देखिए कि सुप्रिया स्नेह जैसी कह रहे हैं कि ग्रैंड मास्टर, भाई गैरी कैस्परोव ने तो आपको जिस प्रकार से जलील किया है। अजीत भारती को आप ज्यादा पढ़ते हैं आजकल, इसका मतलब? नहीं नहीं, अजीत भारती हमारे अच्छे मित्र हैं, तो संगत का तो असर आता ही है, देखिए ऐसे। और ऊपर से मैं भी बिहारी हूं, और सामने वाला उसी प्रकार। मेरा मानना है सर कि वामपंथियों से सीधी बहस करने में आप हार जाएंगे, क्योंकि महामूर्ख, आप तो ज्ञानी आदमी हैं, आपको मूर्खता का अंदाजा है नहीं। तो महामूर्ख क्या करता है, आपको मूर्खता के उस लेवल पे लेके आएगा जहां जा नहीं सकते, और फिर मूर्खता का वो चैंपियन है। इसलिए मैं उनसे इसी भाषा में बात करता हूं, क्योंकि मैं उनसे डिबेट ही नहीं करना चाहता। राहुल गांधी स्मृति ईरानी को फेस नहीं कर पा रहे हैं, और इनके चमचे कल से स्मृति ईरानी को टारगेट किए जा रहे हैं। प्रश्न ये है कि इनके जीजा जी तो कह रहे थे अमेठी की अब की बार यही पुकार, रॉबर्ट वाड्रा सरकार, तो क्यों प्रियंका गांधी के, वाड्रा के एक एक फैमिली मेंबर जो है वो समाप्त होते गए? या फिर जो उनके समर्थक थे कोर टीम से, अरविंदर लवली भी तो उसी ग्रुप के थे, सिद्धू भी उसी ग्रुप के थे, सारे साइडलाइन होते जा रहे हैं। बात क्या है सर? मैं बता रहा हूं, मां भी उसी रोग से पीड़ित है जिस रोग से धृतराष्ट्र पीड़ित, पुत्र मोह। अरे बेटा कह रहा है कि मैं डोरेमोन देखना चाहता हूं मम्मी, वो मानने को तैयार नहीं करी। अरे तू क्या बात कर रहा है, तू इस फैमिली का मेंबर है, तुझे तो, तू क्राउन प्रिंस है,
तेरा तो अधिकार बनता है इस देश के प्रधानमंत्री पद पे। तो ये जो स्थिति है, इसको, ये असाधारण स्थिति है। कांग्रेस का भट्टा ही इसलिए बैठा है। बिल्कुल, आप सब दशकों से पत्रकारिता कर रहे हैं। मैं तो इस मामले में बहुत जूनियर हूं, मैं तो पढ़ रहा हूं जो कुछ है। मेरा तो प्रोफेशन भी इंजीनियरिंग रहा था, मैं तो अब पढ़ना शुरू कर रहा हूं इतिहास को। और जैसे जैसे पढ़ रहा हूं, इस पार्टी से आदमी सिर्फ अब तो घृणा भी करना मुश्किल हो गया, अब तो तरस आता है इनकी सोच पर। आप सोचिए, अमेठी में जाकर के प्रज्ञा यादव मिश्रा क्या दिखा रही थी कि ये रहा स्मृति ईरानी का अमेठी 5 साल में विकसित नहीं हो। अरे तुमने नंगा कर दिया अपने कैमरे पर कांग्रेस को। मात्र 5 साल से सांसद है स्मृति ईरानी। तुम बताओ कि 65 वर्ष की सत्ता के बावजूद कांग्रेस इसको क्यों? अगर पहले से वहां पे 5 स्टार होटल की भरमार होती, मेडिकल कॉलेज की भरमार होती और स्मृति ईरानी बर्बाद कर देती तो संभव है, आप कह सकते। पर जहां सड़कें नहीं थी उस सड़क पर तुम चल रही हो। जितना प्रधानमंत्री आवास योजना 5 साल में स्मृति ईरानी ने अमेठी में दिया, उसका 10% इंदिरा आवास लोगों को 65 साल में अमेठी में नहीं मिला। ये इनका आईक्यू लेवल है सर। अपने अपनी पार्टी को ये लोग एक्सपोज करते हैं। और चुनाव के रिजल्ट के दिन ऑब्वियस सी बात है, 3 जून तक तो मोदी को हारना है। रोज हारेंगे, रोज हारेंगे। ईवीएम खुलेगा क्योंकि रियल मतदाताओं का वोट होगा। और वो प्रज्ञा मिश्रा को यही देख के बोलते हैं, देखो इस महामूर्ख लड़की ने अपने ही कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया, तो वो वोट बीजेपी को देके आएगा। तो ये स्थिति है सर। और ये इंडिया अलायंस में क्या हो रहा है साहब? पिछले दिनों ममता बनर्जी ने कह दिया था कि पूरे देश में कांग्रेस 40 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। इसके बाद फिर अधीर रंजन चौधरी एक सभा में कहते हुए दिखाई दिए कि टीएमसी को वोट मत देना, चाहे भारतीय जनता पार्टी को दे देना। अभी एक और वीडियो वायरल हुआ है। शरद पवार बैठे हुए हैं, उद्धव ठाकरे आते हैं और शरद पवार उनको हाथ से इशारा करते हैं कि बाहर जाइए, हाँ, वेट करिए। हाँ, और उद्धव ठाकरे हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं कि मैं बाजू में हूँ, मैं इंतजार करता हूँ, आसपास ही हूँ। यानी जो मुख्यमंत्री रहे हैं, भले ही इनके सहयोग से, इनकी कृपा से रहे, उन उद्धव ठाकरे को आप इतना भी सम्मान नहीं दे रहे हैं कि वो अगर अचानक आ गए हैं, जहाँ आप मीटिंग कर रहे हैं, तो आप खड़े होकर के कम से कम उनका एक बार अभिवादन तो कर लीजिए, हाथ तो मिला लीजिए और फिर कहिए, रिक्वेस्ट कर लीजिए कि भई 10 मिनट आप थोड़ा-सा इंतज़ार कर लो, हमारी कोई महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है। एक और वीडियो वायरल हुआ था, वर्धा में जो सहयोगी दल थे, वो उद्धव ठाकरे को बोलने ही नहीं दे रहे थे। वो जी। कह रहे थे कि मुझे 5 मिनट बोलने दो, उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर कहा कि अच्छा 1 मिनट तो बोलने दो, तो भी नहीं बोलने दिया गया। तो ये जो सिचुएशन अब इंडी अलायंस के भीतर पैदा हो गई है, मतलब स नतीजे तो बाद में आएँगे, पहले ही सिर फुटअव्वल और एक-दूसरे के प्रति इस तरह की पेशबंदी कि अधीर रंजन चौधरी खुल कर के कह रहे हैं कि टीएमसी को वोट मत देना और बीजेपी को दे देना। ये तो तेजस्वी यादव भी बोल चुके हैं बिहार में। देखिए प्रॉब्लम कहां है। लोकसभा चुनाव का तीसरा फेज होने वाला है। कितनी रैलियां राहुल गांधी ने की, कितनी रैलियां अखिलेश यादव ने की, और उसमें कितनी एक और जोड़ दूँ मैं बात, बाला जी, साहब ठाकरे के समय कभी भी मुझे याद नहीं पड़ता कि बाला साहब ठाकरे किसी और नेता से मिलने के लिए मातोश्री की सीढ़ियाँ उतर कर के गए हों। जो आता था मिलने के लिए, वो मातोश्री आता था, उधर बाला साहब ठाकरे से मिलने आता था। उनमें प्रणब मुखर्जी से लेकर के अटल जी और तमाम नेता उनको एक सम्मान देते थे। आज ये नौबत आ गई है उद्धव ठाकरे की अपने कर्मों के चलते कि वो पहुँचते हैं कहीं मिलने के लिए और उनको कह दिया जाता है कि बाजू में इंतज़ार करो। सर। इतिहास जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने नूरजहां के बारे में एक दिन पढ़ा। लोग औरंगजेब को कैसे देखते हैं, अकबर को देखते हैं, ये तो सब कोई जानता है। किंतु जिस प्रकार से अकबर ने अपने साम्राज्य को स्प्रेड किया, उसको जिस प्रकार से जहांगीर के शासनकाल में प्रत्यक्ष रूप से नूरजहां ने मेंटेन रखा, वो अपने आप में अभूतपूर्व है।
अफसोस उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे जी के साम्राज्य को मेंटेन रखने में नाकामयाब हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कदम ही राजनीति में जब डाला तो मातोश्री के बाहर जाना उनकी विवशता हो। राजनीति में बाला साहब ठाकरे रियल किंग थे, क्योंकि वो किंग मेकर थे। उन्हें सत्ता की कुर्सी नहीं चाहिए थी, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं चाहिए थी। उन्हें मुख्यमंत्री मातोश्री में आके उनसे मिले, उनको ये चाहिए था। पावर को वो महसूस करते थे। उद्धव ठाकरे इस चीज को समझ ही नहीं कि पाए कि असल में पावर होता क्या है। ये दो मूलभूत अंतर है सर। अब चूंकि शरद पवार के बारे में बाला साहब ठाकरे के विचार क्या हैं वो तो सभी दर्शक जानते हैं, आप जानते हैं, वो मैं भी जानता हूं, तो उस बारे में हम नहीं जाएंगे। जब पिताश्री के विचारों को जानने के बाद भी आप गए थे सरेंडर करने, किसी संजय राउत को अपना चाणक्य समझ के, उसी दिन आपकी कहानी का अंतिम पन्ना लिखा जाने लगा। अब आप और हम सिर्फ उनका पॉलिटिकल डेथ होते हुए देखेंगे, और इसमें कुछ बड़ा नहीं होने वाला, इसमें कुछ नया नहीं होने वाला। यही उनका डेथ है। और राज ठाकरे इस बात को समझे, वो जानते थे कि मोदी जी का राइज क्या है। महाराष्ट्र के पावर सेंटर में उनको समझ में आ गया कि भले एक भी लोकसभा सीट मुझे न मिले, लेकिन अब भी अगर मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ चला जाता तो विधानसभा में जितने सीटों पर भी मोदी मुझे चुनाव लड़ने के लिए देंगे, वो एब्सोल्यूट नंबर होंगे मेरे पास। इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म थिंकिंग। और मैं आज एक बार फिर से इस बात को कहता हूं कि पुत्र मोह कितना जबरदस्त और भयावह होता है। शिवसेना का वास्तविक उत्तराधिकारी अगर कोई था, जब बाला साहब ठाकरे, राज ठाकरे को जिस प्रकार से इंद्रप्रस्थ दे दिया गया था, वैसा ही राज ठाकरे के साथ कुछ हुआ था, निकाला गया था, तो उस वक्त भी मैं कहता था कि मोस्ट डिजर्विंग शिवसेना के उत्तराधिकारी अगर कोई थे तो राज ठाकरे थे, न कि उद्धव ठाकरे। और आज वो बात 100% सही। एक और बात, अंजना ओम कश्यप के बारे में हम और आप या दुनिया में कोई कुछ भी कहे, जिस दिन पहली बार आदित्य ठाकरे उनके पास इंटरव्यू देने आए थे, उनका एक 20-30 सेकंड का फुटेज लीक हो गया था। बाद में शिवसैनिकों ने खूब हंगामा किया, उन्होंने माफी मांगी, लेकिन सत्य मुंह से निकला और वो बदला नहीं जा सकता। उन्होंने कहा था, मार्क माय वर्ड, ही इज बिगर पप्पू देन राहुल गांधी। और वो साबित करके दिखाया गया। इसको कहते हैं जर्नलिज्म, इसको कहते हैं सोच, इसको कहते हैं परखने की क्षमता। अब आप कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस में क्या हो रहा है। सर, ये एक्सपोज तो आपने अपने चैनल पे जिस दिन इंडिया अलायंस बना था, मुझे अच्छी तरह से याद है कि आपने कह दिया था दिसंबर तक में छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश का चुनाव आ जाने दीजिए, इंडिया अलायंस रहेगा ही नहीं। और आज वास्तविक यूपीए है, आप इसको यूपीए 3 ही कहिए, क्योंकि नीतीश कुमार ही तो एक नए थे और एक नया चेहरा अरविंद केजरीवाल है, आजकल सुनीता केजरीवाल। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा सर, सुनीता केजरीवाल 40 स्टार कैंपेनर के लिस्ट में नंबर 1 है, दूसरी तरफ बेल के लिए मांगा जा रहा है कि सर चुनाव है, हमको प्रचार प्रसार करने दीजिए। अरे सर, जब आपकी आत्मा दिल्ली में बाहर घूम ही रही है, तो आप जेल से प्रचार प्रसार करके क्या करेंगे बाहर निकल के? आप अपनी आत्मा को कहिए वो दिल्ली में प्रचार प्रसार करेगा। आप लोग तो तांत्रिक लोग हैं गुरुदेव, ये क्या मजाक चल रहा है इस देश में। ओमकार सर, स्थिति ये है इनकी कि ये इतने क्लूलेस हैं कि पप्पू यादव को हराने के लिए आरजेडी ने 42 विधायक पूर्णिया में उतार दिए। ये लोग इतने क्लूलेस हैं कि इनको लगा कि झंझारपुर में गुलाब चंद यादव को रोक लूंगा तो झंझारपुर जीत जाऊंगा। वो निर्दलीय खड़ा हुआ और साथ साथ अब वो मधुबनी में भी हार जीत की गारंटी हो गई इंडिया की, क्योंकि उनके परिवार के ही लोग एमएलसी है वहां। और मधुबनी में ठीक ठाक गुलाब चंद यादव का वर्चस्व है। यानी ये
इनके पास कोई थिंकिंग है ही नहीं। इनके पास सिर्फ एक है, जो किसी ने कान में, कोई चीनी यूट्यूबर आया होगा, उसने ज्ञान दिया होगा कि बोलो डेमोक्रेसी इज इन डेंजर। दिक्कत ये नहीं है कि डेमोक्रेसी इन डेंजर इनको लगता है, दिक्कत इनके समर्थकों के साथ ये है कि डेमोक्रेसी इन डेंजर है, और डेमोक्रेसी को कौन बचा लेगा? वो जर्मनी में बैठा हुआ एक यूट्यूबर बचा लेगा। तो जो ये आईक्यू लेवल पर है, आ गए हैं ये लोग, जो अपना स्टार प्रचारक एक यूट्यूबर को बना चुके हो, उनका वो सुन नहीं पाए। देखिए, चाणक्य भी धनानंद को ज्ञान की बातें समझा नहीं पाए थे, फिर हम और आप क्या? संभव ही नहीं है। एक्चुअल में इनको तो जो बेसिक संस्कार हैं, जो भारतीय संस्कृति है, उसका ही ज्ञान नहीं है। मैं दर्शकों में से बहुत सारे लोगों ने हो सकता है देख लिया हो, बहुत सारे लोगों ने नहीं भी देखा होगा। ताज़ा वीडियो, एक एक छोटी-सी क्लिप में राहुल गांधी की आपको दिखाता हूँ। इससे पता लग जाता है कि इनके संस्कार क्या हैं। जी। बार में लिख रहे थे राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेगा। अब मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं, बिल्कुल चुप हो गए। तो वो कभी नरेंद्र मोदी, कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी समुद्र के नीचे जाके मतलब ड्रामा करेगा। और मतलब आपने देखा, पता नहीं देखा, मतलब समुद्र के नीचे जाके बिल्कुल डरा हुआ था कि भैया कुछ हो ना जाए यहाँ पे। तो मजाक बना रखा है राजनीति का। ये तो इनकी लैंग्वेज है। और पिछले दिनों पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने इनकी लैंग्वेज की बड़ी प्रशंसा की और लिखा कि राहुल ऑन फायर, कि राहुल गांधी तो बिल्कुल आग उगल रहे हैं। तो पाकिस्तान जो है वो राहुल गांधी को चाहता है कि वो देश का प्रधानमंत्री किसी तरीके से बन जाए। और आज तो मैं इनके जो प्रियंका वाड्रा के पूर्व सलाहकार प्रमोद कृष्णम का बयान पढ़ रहा था और मुझे अच्छा लगा। उन्होंने क्या कहा है जरा देख लीजिए। राहुल गांधी को रावलपिंडी से लड़ना चाहिए। पाक में बढ़ रही है डिमांड, कांग्रेस पर आचार्य प्रमोद का हमला। तो उन्होंने कहा कि साहब ये कहाँ रायबरेली में अटके पड़े हैं, इनको तो रावलपिंडी में जाना चाहिए, वहां से चुनाव लड़ना चाहिए, वहां बहुत ही लोकप्रिय हैं ये। तो इनकी सलाह कुछ मानेंगे क्या राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी के लिए रावलपिंडी भी तो सेफेस्ट सीट नहीं है ना सर। वहां से भी हो सकता है कि वहां का अपोजिशन जीत जाए। राहुल गांधी को तो एक ही जगह से चुनाव जिताया जा सकता है, ढोलकपुर से, क्योंकि वहां का स्टार कैंपेनर छोटा भीम होगा। मुझे नहीं लगता कि उसके अलावा वो उनके लिए कोई अब सेफेस्ट सीट बची है। और रही बात संस्कार, संस्कार तो सर इनके पूरे परिवार में नहीं है। मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था, दूरदर्शन पे वीडियोस हैं उसके, वो पुराने प्रसार भारती को रिक्वेस्ट करके निकलवाने होंगे। किस प्रकार से कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी को निकाला गया था। वो ओबीसी से थे, आज ये बड़ा ओबीसी ओबीसी का बात कर रहा है। सोचिएगा किस प्रकार से एक ओबीसी समाज के कांग्रेस के अध्यक्ष को निकाला गया, बिना मीटिंग के, बिना किसी नोटिस के, और तख्तियां सड़कों पर फेंकी गई। पीवी नरसिम्हा राव जी की जब मृत्यु हुई, वो तो कांग्रेसी थे, कांग्रेस भवन में उनका शव तक नहीं आने दिया गया। ये क्या बात करेंगे भारतीय संस्कृति की, इनको पता ही क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ इटालियन संस्कृति जानते हैं और इनको वही पता है। जी। और आपको क्या लगता है, अभी तो 5 चरणों का चुनाव बाकी है, अभी टूल किट और सक्रिय होगी और कुछ आएगा? ज़रूर ये कुछ ना कुछ करेंगे। बिल्कुल खले आएगा सर, बंगाल में आएगा, संदेश खली के ऊपर बात होगी। नई नई टूल किट्स लगातार आएंगी। जहां तक मुझे मेरे समझ है, वो लगातार ये मानेंगे नहीं। ये सर 1 जून तक मानेंगे नहीं, और 1 जून के वोटिंग के बाद ये 2-3 जून तक राग अलापेंगे कि बस बीजेपी समाप्त हो गई, ये हो गई, और 4 जून के बाद फिर से वही मोदी हटाओ, डेमोक्रेसी बचाओ, अगले 5 साल तक ये एक रिपिटेटिव प्रोसेस है सर, जो वामपंथियों को जीवन देता है, क्योंकि ये लोग पैरासाइट लोग हैं। इसी नाम पे तो भीख मिल रहा है, चंदा मिल रहा है ना।
तो इनका वही काम है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, इतना समय निकालने के लिए ओशियन नेटवर्क के लिए। और दर्शकों से एक निवेदन भी और वादा भी। निवेदन ये कि आप अगर ये चैनल, इसके वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, कमेंट भी करिए और साथ में वीडियो फॉरवर्ड करिए। और द अभिषेक तिवारी शो भी जाकर के सब्सक्राइब करिए और सहयोग भी करिए। वादा ये कि 1-2 दिन में जब भी अभिषेक जी अवसर देंगे तो तीसरे चरण के मतदान का पूर्व आकलन हम लोग करेंगे। बहुत जरूर बहुत करेंगे, धन्यवाद अभिषेक। संभवतः कल रात को ही हम लोग कर लेंगे सर। बिल्कुल सर। बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।